हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक बताने वाला हूं, यानी कि इकोनॉमिक्स होता क्या है और ये कैसे काम करता है और हम कब कह सकते हैं कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो इसकी जो बेसिक जानकारी है जो कि हम सबको होनी ही चाहिए, यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इसे बहुत ही ध्यान से सुनने व समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में, जितना हो सके उतना ही सामान्य भाषा में अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स का मतलब बताऊं, तो इसका मतलब सिंपल भाषा में होता है रिसोर्सेज का सही यूज करना, यानी कि संसाधनों का सही से उपयोग करना। देखिए, हमारे पास जितनी भी संसाधन है, यानी कि हमारे आसपास हमें जितनी भी चीजें दिख रही है, यानी कि जिसे हम यूज करते हैं, वे लिमिटेड है, उसकी एक सीमा है, वो असीमित नहीं है। यानी कि हम जिन रिसोर्सेस को, जिन संसाधनों को यूज कर रहे हैं, वे सीमित है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड या असीमित नहीं है। इसलिए हमें उन रिसोर्सेस का सही से उपयोग करना है और ऐसे उपयोग करना है कि सभी लोग उसका सही से उपयोग कर पाए। तो इसी को हम सामान्य भाषा में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स को, यानी कि इसके बेसिक्स को 7 पॉइंट्स में समझाने वाला हूं। यानी कि यदि आप इन 7 पॉइंट को अच्छे से समझ जाते हैं तो इकोनॉमिक्स की जो बेसिक होती है ना, वो आपको जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज ये होती है नीड्स और वांट्स, यानी कि हमारी आवश्यकताएं और हमारी इच्छाएं। तो देखिए, हर मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती है और ये आवश्यकताएं सभी मनुष्य के लिए समान है। तो हम मनुष्यों की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, यानी कि नीड्स होती है रोटी, कपड़ा, मकान। अब खाना हम सभी मनुष्यों को चाहिए और सही से मिलना भी चाहिए। कपड़ा चाहिए हमें, रहने के लिए घर चाहिए हमें, ठीक है। और उस घर का किराया हो गया, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, और बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, कॉलेज की फीस, यानी कि जिन खर्चों को करके हम जस्ट जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं नीड। तो ये नीड हमारी पूरी होनी चाहिए और अच्छे से पूरी होनी चाहिए, ठीक है, सबकी पूरी होनी चाहिए। इसका ध्यान हम सबको देना होगा, सरकार को देना होगा। और फिर है वांट्स, यानी कि हम सब मनुष्यों की कई इच्छाएं भी होती है। कहीं बाहर घूमने जाना है, महंगे लग्जरी प्रोडक्ट्स यूज करना है, बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना है, तो ये सब भी क्या होती है, मनुष्यों की इच्छाएं होती है। हाँ, तो मनुष्य क्या करते हैं कि वे अपनी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं, जो वांट्स के अंदर आएगा। तो ये जो नीड्स और वांट्स है, ये हम सब की अच्छे से पूरी होनी चाहिए, सबकी पूरी होनी चाहिए। जिसकी जितनी इनकम कैपेसिटी है, उतनी इनकम कैपेसिटी के अनुसार नीड्स और वांट्स की पूर्ति अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे रिसोर्सेस और स्कैर्सिटी, यानी कि सब कुछ लिमिटेड है। यानी कि ऐसा आप मत समझिए कि हमारे पास जो भी संसाधन है वो अनलिमिटेड है, हम जितना चाहे उतना यूज करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको बहुत ही हिसाब से हर संसाधनों को अपने उपयोग में लाना है, ताकि और भी लोग उसे यूज कर पाए और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है भविष्य में, वो भी उसे अच्छे से यूज कर पाए, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज को मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया, यानी कि मैं आपको 3 टाइप में समझाऊंगा, ठीक है। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि लैंड, वाटर, ऑयल, मिनरल्स, है ना। इनकी आवश्यकता सभी को होती है, ठीक है। तो ये सब भी आपको अच्छे से मिले, यानी कि सबको अच्छे से मिले, सब लोग इसे अफोर्ड कर पाए, ठीक है। फिर है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो लोग काम करते हैं, जैसे कि लेबर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर एटसेट्रा, तो इन्हें इनकी सैलरी अच्छे से मिले, इनके जो भी अधिकार है इन्हें वो अच्छे से मिले। अगर इनकी सैलरी अच्छे से नहीं मिलेगी, इनके जो अधिकार है वे इन्हें ठीक से नहीं मिलेंगे, तो इकोनॉमी में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, जिसे हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। तो वो तभी गड़बड़ाएगी जब इन्हें इनका अधिकार ना मिले, इनकी सैलरी इन्हें अच्छे से ना मिले, और बढ़ती महंगाई के साथ इनकी सैलरी की बढ़ोतरी ना हो। क्योंकि सैलरी की बढ़ोतरी नहीं होगी तो खरीदारी कम होगी, और खरीदारी कम होने से आप जानती है कि मार्केट में पैसा कम जाएगा, और मार्केट में पैसा कम जाने से क्या होगा कि जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि इकोनॉमी है, वो नीचे जाएगी। तो इन्हें इनका सैलरी और इनका अधिकार इन्हें अच्छे से मिलना चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना होता है, हम सबको ध्यान में रखना होता है। खास करके जो सरकार है, जो रूल कर रही है कंट्री में, उन्हें ध्यान रखना होता है, ठीक है। फिर है कैपिटल, यानी कि पैसा, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, है ना। यानी कि आज के ज़माने में हम मनुष्यों की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उनमें पैसा सबसे मेन है, मशीनरी भी है ना। हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें मशीनरी बहुत ही काम आ रही है। टेक्नोलॉजी, अभी आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का अच्छे से उपयोग हो, इसमें विकास हो और सभी लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए अच्छे से। हाँ, तो ये भी बहुत जरूरी है
इनका सही से उपयोग करने से ही इकोनॉमी बढ़ती है, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। ठीक है, फिर आपका प्रोडक्शन। अब देखिए, बिना प्रोडक्शन के तो हमारी इच्छाएं और हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। और ये सारे जो चीज होती है, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, तो इन सब का अच्छे से उपयोग हो, इसके लिए प्रोडक्शन भी सही होना चाहिए। अब किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए ये मेन 4 चीज होते हैं। प्रोडक्शन का मतलब सही से आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल फोन में इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर लैपटॉप में देख रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? आपने मोबाइल फोन कहीं से खरीदा होगा, आपने लैपटॉप कहीं से खरीदा होगा, तो लैपटॉप फैक्ट्री में बनी होंगी। लैपटॉप और मोबाइल के जितने भी पार्ट्स हैं, सर्किट है, उनका प्रोडक्शन कहीं हुआ होगा। ठीक है, तो फिर वो किसी कंपनी में आई होगी, तो उसे अच्छे से बनाया गया होगा, सेटअप किया होगा, तब जाके नई मोबाइल तैयार हुई है, लैपटॉप तैयार हुई है। तो फिर ऐसे ही और भी कई सारे प्रोडक्ट है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं और हमें उनकी आवश्यकता भी है। तो उनकी आवश्यकताएं अच्छे से पूरी हो, इसके लिए प्रोडक्शन भी अच्छे से होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन के मेन 4 स्तर रखे हैं। पहले तो लैंड, यानी कि जमीन, यानी कि भूमि होनी चाहिए जहां पे प्रोडक्शन होगी, जहां पे फैक्ट्री बसाई जाएगी, है ना। फिर चाहिए लेबर, यानी कि जो लोग काम करेंगे, श्रम करने वाले लोग, काम करने वाले लोग। ठीक है, फिर कैपिटल, पूंजी चाहिए, हर एक चीज के लिए पूंजी चाहिए। लैंड के लिए भी पूंजी चाहिए, लेबर को सैलरी देनी है, उसके लिए भी पूंजी चाहिए, यानी कि पैसे चाहिए। ठीक है, सिंपल भाषा में, है ना। और जो इन सब को संभालता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और जो पूरे प्रोडक्शन को संभालता है, ठीक है, यानी कि जो बिजनेस कर रहा है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर भी अच्छा होना चाहिए, ये ज्यादा कंजूस, लालची या लोभी नहीं होना चाहिए। अगर ये कंजूस, लालची, लोभी होगा तो ये अच्छे से बिजनेस नहीं करेगा, यानी कि प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगी। और अगर प्रोडक्शन अच्छे से होती है तो ये एंटरप्रेन्योर घपला करेगा तो बाकी सबको नुकसान होगा। जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, लेबर को, और भी जितने सारे एम्प्लॉय है कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्हें समय पर सैलरी नहीं मिलेगी, उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी नहीं होगी, तो इससे क्या होगा कि इससे जो इकोनॉमी है वो गड़बड़ा जाएगी। इसलिए एंटरप्रेन्योर भी सही होना चाहिए और सही से काम करना चाहिए। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है वो है डिमांड और सप्लाई, है ना। देखिए, डिमांड का मतलब क्या है? किसी चीज की मांग, है ना। मतलब जो चीज हम मनुष्य को चाहिए होती है, उसकी हमें मांग होती है कि हमें ये चीज चाहिए, उसे डिमांड कहते हैं। और जो चीज हमें चाहिए वो कितनी है मार्केट में, यानी कि उसकी सप्लाई कितनी है, वही चीज सप्लाई हो गई, है ना। तो देखिए, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ेगी। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस घटेगी। तो इस तरह से प्राइस की, यानी कि किसी भी चीज की जो मूल्य है, ठीक है ना, उसकी बढ़ोतरी घटोतरी, यानी कि जो महंगाई है, इसी तरह से घटते बढ़ते रहती है। ठीक है ना, मैंने आरबीआई के ऊपर वीडियो बनाया था कि आरबीआई कैसे महंगाई को कंट्रोल करती है, तो कृपया करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और फिर मैंने मनी, यानी कि पैसे के इतिहास के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था, तो आप इसे भी देख सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही आप इन वीडियोस को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, ये डिमांड और सप्लाई की चेन आप समझ चुके हैं। अगर मैं आपको उसका छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप समझ सकते हैं। जब भी कोई त्यौहार होता है, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए अभी होली की त्यौहार है, तो होली में जितने भी रंग मिलेंगे, जितने भी अबीरें मिलेंगी, तो हो सकता है कि उसकी प्राइस बढ़ी हुई मिले। ठीक है, ऐसे नॉर्मल डेज पे इन सब की प्राइस कम रहती है। ठीक है, जैसे किसी सब्जी की जो सप्लाई है वो कम हो गई है, कोई भी सब्जी हो, सप्लाई कम है लेकिन खाने वाले लोग अधिक है, जिसकी डिमांड अधिक है, तो उस सब्जी की प्राइस भी आप देखेंगे बढ़ जाती है। जो फूलों की जो मूल्य होती है वो किसी त्यौहार या किसी पूजा पाठ के दौरान बढ़ जाती है। जैसे कि नवरात्रि के समय अक्सर क्या होता है कि काफ़ी सारे जगहों पर जो फूलों की प्राइस है वो बढ़ जाती है, और नॉर्मल डेज में नॉर्मल रहती है या फिर कम भी रहती है। ठीक है, तो इस तरह डिमांड और सप्लाई के कारण क्या होता है कि महंगाई घटते बढ़ती रहती है। ठीक है, फिर जो अगली चीज़ जो समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, वो है इकोनॉमी के टाइप्स। तो मेन 3 टाइप होते हैं। ठीक है, पहली होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि देखिए, इकोनॉमी टाइप्स मतलब कि कौन इकोनॉमी को रन कर रहा है, यानी कि इकोनॉमी को कौन चला रहा है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो इकोनॉमी को चलाने में किसका सबसे अधिक योगदान हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमी के टाइप्स, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो पहली होती है वो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है वो या तो ना के बराबर होगा या तो बहुत ही कम होगा, यानी कि अधिकतर जो प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो इकोनॉमी को रन कर रही होती है। यानी कि प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट सेक्टर का सबसे अधिक योगदान, कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी को रन करने में। तो ऐसे इकोनॉमी को कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा यूएसए और यूके, क्योंकि यूएसए और यूके की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। अब दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है बहुत ही कम होता है, यानी कि योगदान बहुत ही कम होता है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका योगदान सोशलिस्ट इकोनॉमी में सबसे अधिक होता है। यानी कि आप मान सकते हैं कि अधिकतर गवर्नमेंट ही पूरे इकोनॉमी को
चला रही होती है, गवर्नमेंट का ही सबसे अधिक हस्तक्षेप होता है इकोनॉमी को चलाने में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा चाइना जैसे देश, ठीक है। फिर है आपकी क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट, यानी कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके साथ में आते हैं और देश को चलाते हैं, देश की इकोनॉमी को चलाते हैं। इसका तो सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल हमारा अपना देश भारत ही है। भारत में क्या है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर साथ में आते हैं और इस देश को चलाते हैं, इकोनॉमी को चलाते हैं। तो फिर भारत की इकोनॉमी को चलाने में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का लगभग समान योगदान रहता है, ठीक है। फिर छठा पॉइंट है मनी और बैंकिंग, ये कैसे काम करता है, क्योंकि इसका ही फ्लो इकोनॉमी कैसी चलेगी ये डिसाइड करता है। तो ये बात तो सब जानते हैं कि हम कहीं पे काम करते हैं, हमारे पास पैसे आते हैं, चाहे वो बिजनेस के थ्रू आए या सैलरी के थ्रू आए, रेंट के थ्रू आए, इंटरेस्ट के थ्रू आए, कैसे भी हमारे पास पैसे आते हैं, हम उस पैसे से खरीदारी करते हैं, ठीक है। और हम जो भी चीज़ खरीदते हैं हम उन पर टैक्स लगता है, यानी कि जीएसटी लगती है, ठीक है। अब वो जीएसटी का पैसा जाता है सरकार के पास, फिर सरकार उस पैसा का उपयोग करती है जिससे कि देश का विकास हो, देश में क्या कमी है, देश के किस सेक्टर में हमें कितना विकास करना है, तो सरकार उन पैसों का उपयोग जो जीएसटी से सरकार ने पाया है उन पैसों का उपयोग वहीं पे हो जाता है। फिर सरकार टैक्स से भी पैसा वसूलती है, यानी कि जिनकी कमाई इतनी है जो टैक्स लाभ में आते हैं तो वो टैक्स भरते हैं, तो उससे भी सरकार पास पैसा गई और सरकार ने उस पैसा का उपयोग किया किसी न किसी वे में, ठीक है। तो ऐसे मनी का फ्लो होते रहता है। फिर बैंकिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है इकोनॉमी को चलाने में, है ना। अधिकतर लोग क्या होते हैं, मतलब अधिकतर क्या, मतलब सभी लोग आजकल के ज़माने में अपने पैसे को बैंक में रखते हैं। अब बैंक क्या करती है, बैंक आपके पैसे को किसी और को लोन पे देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया कि उस 100 रुपये को किसी और को लोन पर दे दिया 12% इंटरेस्ट पे। अब बैंक ने जिस व्यक्ति को 12% इंटरेस्ट पे आपके 100 रुपये लोन पे दिए हैं, तो बैंक उससे 12% वसूलेगी, यानी कि बैंक टोटल उस व्यक्ति से कितना वसूलेगी, टोटल बैंक के पास आएंगे उस व्यक्ति के पास से पैसे 112 रुपये। अब इस 112 रुपये में 105 रुपये आपके पास आ गए, यानी कि आपको 5% का इंटरेस्ट मिल गया और जो बाकी के 7 रुपये है वो बैंक के पास चले गए, ठीक है। तो ऐसे बैंक भी पैसा कमाती है और बैंक जिन्हें लोन देती है तो वे लोग अपना काम करते हैं। अधिकतर लोग बैंक से लोन या तो अपने निजी काम के लिए लेते हैं और कई लोग बैंक से लोन अपने बिजनेस को करने के लिए लेते हैं। तो जो लोग बैंक से लोन ले रहे हैं अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, तो वो बैंक के लोन के पैसे से अपने बिजनेस को खड़ा करेंगे। उस बिजनेस में फिर काफ़ी एम्प्लॉय काम करेंगे, लेबर काम करेंगे, काफ़ी लोग उस बिजनेस में काम करेंगे, प्रोडक्शन होगा, तो इससे और मनी का फ्लो मार्केट में बढ़ेगा, ठीक है। जिनको रोजगार नहीं मिल रही थी उन्हें रोजगार मिलेगी। फिर जिन्होंने बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन लिया था वो इंटरेस्ट के साथ बैंक को पैसा वापस लौटा देंगे, तो बैंक उससे अपने डिपॉजिटर को, यानी कि जिन्होंने बैंक में डिपॉजिट किए हैं उन्हें उनके इंटरेस्ट मिलेंगे और बाकी पैसे बैंक भी रखती है। जैसा कि आप जानते हैं 3-4% इंटरेस्ट मिलता है जिन्होंने बैंक पैसे डिपॉजिट किए हैं और बाकी की जो 6-7-8% की जो इंटरेस्ट बच गई वो बैंक खुद रखती है। इससे बैंकों की कमाई होती है, ठीक है। और बैंक चाहे तो उस पैसे को कहीं और भी लगा सकती है। तो ऐसे मनी और बैंकिंग साथ में काम करती है, ठीक है। फिर जो अगली पॉइंट है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो देखिए ये हर मनुष्यों पे लागू होती है ना। हर मनुष्य इनकम कमाता है चाहे वो किसी भी सोर्स से आए, फिर खर्चा करता है ना। उसके अपने नीड्स के, यानी कि अपने आवश्यकताओं के खर्चे होते हैं, फिर अपने वांट्स के खर्चे होते हैं, ठीक है। तो नीड्स और वांट्स में पैसे खर्चे होते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में जो चीज़ सबसे अधिक मैटर करती है वो है बजटिंग, यानी कि हमें से हर मनुष्य को बजटिंग करना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो इनकम आई उसका खर्च हम स्मार्ट तरीके से कैसे करें जिससे कि हमें फाइनेंशियली, यानी कि आर्थिक रूप से संघर्ष ना करना पड़े। इसे ही हम कहते हैं बजटिंग करना, अच्छे से बजटिंग करना कि आप आर्थिक रूप से संघर्ष नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए आपको पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से संघर्ष नहीं करेंगे, सामने वाला आर्थिक रूप से संघर्ष नहीं कर रहा है, अधिकतर लोग आर्थिक रूप से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो फिर इससे क्या पता चलता है कि जो इकोनॉमी है, जो देश की अर्थव्यवस्था है वो सही से चल रही है और आगे बढ़ रही है। इसलिए पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान हम सबको अच्छे से होना चाहिए। तो अगर आपको पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से समझना है और आपको जानना है कि कैसे आपको अपने पैसे को खर्च करना है, कहाँ कितना पैसा लगाना है, अगर आप इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मैंने इस पे एक कोर्स वीडियो बना के रखी हुई है, लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं उस कोर्स वीडियो के। आप जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसके लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद देखिएगा। वैसे भी वीडियो खत्म हो गई है, अब हम इस वीडियो के अंतिम पार्ट में आ चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि इन 7 चीजों के कारण ही इकोनॉमी चलती है और इसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी कि सभी लोग रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर पाए, सबका भला हो, यही इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है, ठीक है। और इसी से ही देश चलता है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स की जो बेसिक जो बातें हैं मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में, सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको फिर भी कुछ डाउट है
तो आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भी इस टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पे ही उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ जुड़ने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सच्चे मन से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।